जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले क्लास में 70 नंबर तक क्वेश्चन पे हम लोग ड्रॉप आउट किए थे। इस क्लास में हम 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे और देखते जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके चलते हैं और इसको ख़त्म तो करना ही है 1 से 2 क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गँवाए ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि अब मौका नहीं है सब बात करने का, बस सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 368 में ये संशोधन विधि को अपनाया गया है। इसकी व्याख्या देखने कह रहा है कि 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 300 जो 68 है, वो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है। इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया उल्लेख मिलता है। संसद विशेष बहुमत या कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की मंजूरी के साथ संशोधन कर सकती है। अगला देखते हैं। 72 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित निजता का अधिकार है? ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निजता एवं सूचना की गोपनीयता की बात करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता विभिन्न विभिन्न रूपों में निजता का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में के एस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ मामले में कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है। निजता में व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद, सूचना की गोपनीयता और शरीर से संबंध स्वतंत्रता शामिल है। अर्थात इसमें ये भी कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से अपने विवाह यानी अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। ये इसी आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। 73 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसके सही विषय से सही प्रकार से मेल खाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्या दिया है भाई, इसमें तो सब सही बता रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें सब सही है। मुझे लगता है ऑप्शन से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। आइए इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 41 में राज्य में काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद जो 39A है, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि कार्य की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का निर्देश देता है। 50 कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलग करने का निर्देश देता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसके आगे चलते कह रहा है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है जो राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। ये प्रावधान न्याय, सामाजिक व्यवस्था और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में निर्देश देते हैं। 75 नंबर पर चलते थे। 75 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि भाग थर्ड में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है तथा नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक शामिल किया गया है। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची विवरण का सही सुमेलित है? आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें भी सही है दोस्तों। इसमें इसमें जब सही दिया है तो इसमें कथन कारण वाला बताना, कथन जैसा होता है ना, A12 1 2 3 करके A1 ऐसे करके देता, उसको बनाना चाहिए था। ऐसे नहीं, ये तो वन लाइनर हो जाएगा भाई। हो गया होगा मिस्टेक, नॉट एट ऑल। कह रहा है कि व्याख्या में पहली अनुसूची में भारत के राज्य व संघ क्षेत्रों को विवरण दिया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 77 नंबर पर चलते हैं। 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है या शामिल है? नहीं दोस्तों, शामिल है। आइए देखते हैं कौन सा शामिल है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमिया। असमिया क्या है दोस्तों, इसमें अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल है, बाकी और सब नहीं शामिल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची में असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती आदि कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि फ्रेंच, जर्मन और जापानी इस अनुसूची में नहीं आती हैं। असमिया भारत की मान्यता प्राप्त अनुसूची भाषाओं में से एक है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट है, इस समय सबको देखना जरूरी है, सबका मल्टीपल बार रिवाइज हो जाए। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। जरा देख लेते हैं किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के नाम तथा उसके क्षेत्रफल का नाम वर्णित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों प्रदेशों के नाम व उनके विस्तार का वर्णन किया है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यह सूची संघ और संरचना, संघ की संरचना और क्षेत्रीय व्यवस्था को स्पष्ट करती है या स्पष्ट करता है। इसके आगे देखते कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों भाषा से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। जरा इसके देखे आगे, इसके आगे क्या दिया है, हाँ जी, आगे कह रहा है कि मूल रूप से इनमें 14 भाषाएं थी, अर्थात जब संविधान बना था तो इसमें 14 भाषा थी। उसके बाद इसमें जोड़ दिया गया, इसमें और भाषा जोड़ दिया गया, जिसमें इसका नंबरिंग हो गया है 22, ठीक है। इसका संशोधन कब किया गया था, 1967 से 1992 में, और 2003 में संशोधन, जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, जिसे बोडो मास्ट्रिक है कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके आगे देख लेते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि किस न्यायिक निर्णय में निजता के अधिकार का अनुच्छेद या अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ का निर्णय था। ये जो 21 नंबर अनुच्छेद बता रहा है वो इन्हीं का डिसीजन था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जस्टिस खेहर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ में यह फैसला लिया गया था। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना गया है। आइए इसके आगे देखते हैं। 81 नंबर का भारतीय संविधान में समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये है 14 से 18 तक, ठीक है। उसके आगे 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात कहा है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इसकी व्याख्या में समानता का अधिकार संविधान में भाग 3 में शामिल है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। उसके आगे कह रहा है कि इनमें विधि के समक्ष समानता और भेदभाव का निषेध, समान अवसर और अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों का अंत भी इसमें शामिल किया गया है। जरा इसके आगे देखें। कह रहा है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा गया है कि छोटे बच्चे को कारखाना में लगाना सही नहीं है, मतलब गलत माना जाए, कानूनन अपराध माना गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी उसे पढ़ने का अधिकार है, तो आप उससे काम करवाएंगे तो ये कानूनन अपराध है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियुक्त करना प्रतिबंध लगाया गया है। इसके आगे देख लें। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह प्रावधान बच्चों को शोषण और जोखिमपूर्ण वातावरण से बचाने के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है अच्छा तो है, बट उतना फॉलो कोई नहीं कर रहा है। संविधान का कौन सा भाग अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 अनुच्छेद 20, सॉरी भाग 3 अनुच्छेद 20, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसका कह रहा है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। 20(1) में कहा गया किसी व्यक्ति को पूर्व में किए गए कार्य के बाद अपनाई गई विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें कह रहा है कि पहले जो दंडित किया गया है उसके बाद दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब दोहरी दंड से सुरक्षा की बात कर रहा है। 20(b) में कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए किसी को बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहले में ये व्याख्या कर रहा है कि पहले में कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की है, तो आपको उस श्रेणी में अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके द्वारा की गई गलती अपराधी की श्रेणी में ना आए, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये। सेकंड कह रहा है कि अनुच्छेद 20(2) कह रहा है कि
एक ही अपराध के लिए किसी को बार-बार दंडित कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति ने एक गलती कर दी है, अगर किसी व्यक्ति ने एक गलती कर दी है तो उसको एक बार सज़ा दो, ना कि बार-बार, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये एक बार गलती किया तो एक बार सज़ा देना है, बार-बार नहीं देना है, ठीक है? आइए अगला देख रहे हैं। अनुच्छेद 20(3) कह रहा है कि किसी भी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अगर जो अपराध किया है तो जैसे कोई मान लीजिए ज़बरदस्ती नहीं किया, जैसे नहीं तुम अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बात जैसे होता है ना, कभी-कभी प्रेशर बना करके इंसान को अपने ही जुर्म को अपने ही मुँह से कबूल करवा लेते हैं। तो ऐसा करना दंडनीय अपराध है, ठीक है? कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 50 में किया गया है, ठीक है? इसके आगे देखते हैं दोस्तों, 84 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा भाग 4, ठीक? इसके बाद चलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 31 तक नीति निर्देशक तत्व को वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि काम का अधिकार उल्लेख है। उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 में कह रहा है कि कार्य के लिए मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का उल्लेख है। 50 कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण का प्रावधान उसमें अपनाया गया है। आइए उसके बाद देखते हैं 85 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अस्थायी प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अब नहीं रहा है, 370। आगे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रावधान के अनुसार भारतीय संविधान के कई प्रावधान जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान और अलग झंडा था, ठीक? इसके बाद चलते हैं, आगे व्याख्या देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इसका स्वयं का संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रभावी हुआ था। वर्तमान में यह अस्थायी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि उसका अलग से भी संविधान था, ठीक है दोस्तों? ये नई चीज़ें आपको जानने को मिली, जो कि अब चलन में नहीं है, जब भी था बट था। मुझे लगता है 90% को किसी को नहीं पता होगा कि वो उसका भी संविधान था जम्मू कश्मीर का। 86 नंबर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर शराब की बिक्री को रोक लगाने के लिए आदेश किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 142 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हाल ही में दिया था। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री या पूर्ण रोक से संबंधित था। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करते हुए पारित किया गया था। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्री एवं आदेशों के प्रवर्तन तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की शक्ति दी गई है। 87 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 360। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह देश की वित्तीय स्थिरता या प्राधिकरण को खतरा अगर हो तो यह वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है? ओह! आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकता है, या उसको 6 महीने तक अगर छोड़ दिया जाए, 6 महीने पे उसकी कोई कार्रवाई ना किया जाए, तो वो स्वयं स्वयं वो हट जाएगा, ठीक है? आपातकाल। 88 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसा कि आप देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 358 के अंतर्गत, ठीक? आइए आगे देखते हैं क्या कुछ नया मिलेगा क्या? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है या ली गई है? कहाँ से? कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फला चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 वर्गों में की जाती है। नंबर 1 साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत से, नंबर 3 विशेष प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जाता है। जो भी संशोधन होता है इसी 3 माध्यम से संशोधन किए जाते हैं। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि अनुच्छेद 66
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने का संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनाया गया है, मतलब बताया गया है। अर्थात 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति अगर संविधान से रिलेटेड या शासन प्रशासन से रिलेटेड अगर पीएम से कोई अपनी मतलब वो कुछ मंगवाता है, मतलब कुछ सलाह लेना चाहता है, तो वो कर्तव्य का पालन करेंगे। कौन? पीएम। ठीक है। अनुच्छेद 89 में कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 97 में संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 57 में। इसके आगे देखते हैं। 90 कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक कब कहा जाएगा? किसी विधेयक को धन विधेयक कब कहा जाता है? जरा हम इस पे निगाह डाल लेते हैं। कह रहा है कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जब उसमें केवल कराधान, ऋण या संचित निधि से स्वयं जैसा प्रावधान हो तो उसको धन विधेयक कहा जाएगा। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि धन विधेयक में केवल कराधान, सरकार द्वारा ऋण लेना और संचित निधि से व्यय या प्राप्ति से जुड़े प्रावधान शामिल है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 के तहत 117 के तहत सॉरी संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का या बजट का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79 में। ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख करता है। उसके बाद कह रहा है कि संसद 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा, कहने का तात्पर्य लोकसभा 81 में है। यानी एक संसद बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके सदन बनाया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कभी कभी इस टर्म पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखना जरूरी है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि संसद नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। अच्छा, वो तो संसद के होते हैं यार, ये तो दूसरा है। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये मूल मूल जो अंग होते हैं यही होते हैं। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि कार्यपालिका का कार्य विधियों का क्रियान्वयन करता है। न्यायपालिका का कार्य विधियों का पालन सुनिश्चित करना तथा कानून की सर्वोच्चता बनाए रखना। अगला कह रहा है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उल्लंघन करने वाले को क्या करता है? दंडित करता है। जो उल्लंघन करेगा उन्हें दंड का प्रावधान भी किया गया है। 93 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में 175 सीटें हैं? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। इसके बाद की व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा में कुल 175 सीटें हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। कितना? कभी कभी फॉलोइंग द मैचिंग में आपसे पूछ लेता है, इधर स्टेट का नाम दे देगा, इधर लोकसभा या राज्यसभा की सीटों से मैच करवाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। हरियाणा छत्तीसगढ़ में कितना है? विधानसभा में 90 सीट है। और अरुणाचल की विधानसभा में 60 सीट है। अरुणाचल की विधानसभा में कितना है दोस्तों? 60 सीट है। आइए आगे देखते हैं। सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है, प्रतिनिधि के अनुसार निर्धारित की जाती है। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसके आंसर बता रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य होता है उसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। वही राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली पुदुचेरी के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके माध्यम से होता है, ना कि मनोनीत। इसमें मनोनीत नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित मंडलों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। यह निर्वाचन अधिकारी किसी एक सदन का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल होता है। हाल ही के चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त के प्रमाण पर हस्ताक्षर किए गए थे। आइए 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है?
आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इसके आंसर की तरफ टू द पॉइंट चलते हैं। टू द पॉइंट चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक। इसके बाद अगर इसकी व्याख्या देखते हैं तो कह रहा है कि अनुच्छेद 63 के अनुसार एक राष्ट्रपति ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ना कि लोकसभा का। ठीक है, राज्यसभा का होता है, ये गलती मत करना। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचन मंडल के अनुसार अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरित मत से किया जाता है। गुप्त मतदान होता है दोस्तों, ये सबके सामने नहीं होता, बॉक्स में रख करके इसमें चुनाव कराए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उपराष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। 66 नंबर कह रहा है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जरा देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन ना होते हुए भी उसे पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, ना कि सर्वोच्च। उपराष्ट्रपति से राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसे सामान्य परिस्थितियों में मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी वह उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है या करता है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है या रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि भारतीय संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के के निधि के गठन की अनुमति देता है। यह निधि भारत के आकस्मिक निधि और अधिनियम 1950 द्वारा स्थापित की गई थी। निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। वित्त सचिव इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रपति की ओर से करता है। राष्ट्रपति किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए इस निधि के अग्रिम राशि दे सकता है। अग्रिम राशि से इस निधि से अग्रिम राशि दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित कराया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 280। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 280 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन कर सकता है या करता है या करेगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है, करों और राज्यों को क्या करता है, हिस्से को निर्धारित करता है। आयोग ग्राम पंचायत को दृढ़ करने के लिए भी सुझाव देता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15 वित्त आयोग कार्यरत हैं, जिनकी अध्यक्षता एन.के. सिंह कर रहे हैं और अन्य सदस्य अजय नारायण झा, अनूप सिंह और अशोक लाहिड़ी तथा रमेश चंद्र जी हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा निर्धारित करना होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के केंद्र और राज्य के बीच करों राज्यों का भाग निर्धारित करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें अध्यक्ष एन.के. सिंह की अध्यक्षता में कार्यरत है। आयोग ग्राम पंचायत को भी दृढ़ करने का सुझाव देता है, सुदृढ़ करने का सुझाव देता है। आइए 100वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 100 नंबर पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 52, आर्टिकल नंबर 52। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन मंडल द्वारा कराया जाएगा या किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संसद शामिल होते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है या कराया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थी और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक, इसलिए कहते हैं कि व्याख्या देखना जरूरी। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से
कितने सारे क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री के सिफारिश पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। आइए देखते हैं और कुछ। कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करता है। संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा को संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को क्या करता है, शामिल करता है या शामिल होते हैं संसद में। 102 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां किनके पास निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास निहित होती है। इसकी व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकता है। राष्ट्रपति संघ के कार्यरत प्रमुख है या परंतु यह पद नाम मात्र होता है, वास्तविक पीएम होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, जो कि अध्यक्ष नाम मात्र अध्यक्ष राष्ट्रपति जी होते हैं और वास्तविक अध्यक्ष पीएम को माना जाता है, ठीक है। आइए 103 नंबर पे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कब 6वें राष्ट्रपति थे? उन्हें 1977 से 82 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। 4 कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे या इस नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। कभी कभी नंबरिंग दे देगा और उसके कार्यकाल दे देंगे कि कब कब हुए थे, वो मैच कराना होता है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। इसकी व्याख्या कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 52 से लेकर के 62 यानी 1962 तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला। वे भारतीय संस्कृत के प्रमुख शिक्षक और दार्शनिक हिंदू विचारक थे। 1962 से 67 तक वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। 105 कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल कब प्रारंभ होता है या कब शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के समाप्त होने के तुरंत बाद शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल समाप्त होते ही शून्यकाल शुरू हो जाता है। शून्यकाल सामान्यतः दोपहर 12 बजे से लेकर के प्रारंभ होता है, इसलिए इसे 0 आवर्स कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित समय विधि नहीं होती है। इसमें संसद बिना पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था भारत द्वारा विकसित की गई। इसके आगे देखते हैं। 106 नंबर कह रहा है कि 106 नंबर कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें संसद के बिना सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। शून्यकाल में संसद बिना किसी पूरे सूचना के तुरंत लोक महत्व के प्रश्न उठा सकता है। यह प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद तुरंत शून्यकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। इस अवधि को निश्चित नहीं होती यह अवधि कभी निश्चित नहीं होती है। यह भारतीय संसद की एक विशेष देन है, जिसके बाद अन्य देशों ने भी क्या किया, अपना लिया। आगे कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? 107 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस विधेयक को धन विधेयक किस आधार पर माना जाता है। ये देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से जुड़े प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक कहा जाता है, जो कि 110 में परिभाषित किया गया है। करों के अधिरोपण और उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से जुड़े प्रावधान होने पर इसे धन विधेयक माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। 108 कह रहा है भारतीय संसद में 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम से कम 6 महीने का अंतर तो होना ही चाहिए।
इसकी व्याख्या देख लेते, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार 2 क्रमिक सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र तो बुलाने अनिवार्य हैं। सामान्यतः भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट बजट सत्र और वर्षा सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र होते हैं। तो कम से कम 3 में से 2 तो बुलाने ही जाने चाहिए। 109 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन या एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 331 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। उसके बाद कह रहा है कि यह प्रावधान एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2020 द्वारा आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में एंग्लो इंडियन भारतीय सदस्यों को मनोनयन करने का प्रावधान को एकदम से समाप्त कर दिया गया है। 110 कह रहा है कि 110 कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। आइए इसके आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक क्या है, संवैधानिक सेतु के रूप में कार्य करता है। दिल्ली का प्रशासन आंशिक राज्य और आंशिक केंद्र शासन के मिश्रित ढांचे पर आधारित है। इसके आगे चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक चला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन है दोस्तों? डॉक्टर बीबी गिरी जी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि डॉक्टर बीबी गिरी जी का कार्यकाल इतना 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 है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल इतना 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 है। उसके बाद राधा कृष्ण जी का कार्य इतना 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 है। उसके बाद फारूक दीन अली अहमद का कार्यकाल ये सामने आपको देख लेना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 112 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के उच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से सभी सैन्य शक्तियों का प्रधान होता है। वास्तविक नियंत्रण सरकार और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संचालित होता है। इसके बाद कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, हाँ चलिए आगे देखते हैं। सभी सदस्य शामिल होने का मतलब मनोनयन और निर्वाचित दोनों लोग शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित लोग सदस्य शामिल होंगे, मनोनयन नहीं शामिल होते हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं भाग ले सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह भाग ले सकता है। आगे कह रहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? आइए देखते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति सॉरी फ्रेंड तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा है। वे पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। वो पद पर ही थे तो उनका निधन हो गया था दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि वे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। दोस्तों सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों। आज एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जितना बार हो सके उतनी बार रिवाइज करना। दोस्तों हम सीटेट की क्लास शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करना, या तो मैं अपने ओनली प्रैक्टिस चैनल पर भी मैंने पोस्ट डाल दी है, जैसा कि आप बताना कि केबीएस के बाद हम सीटेट का हम शुरू करने वाले हैं। तो सीटेट का अभी शुरू कर दें या केबीएस के बाद शुरू करें, अपना डिसाइड करके अपना सब लोग अपना कमेंट में राय देना। उसी के हिसाब से मैं करूँगा, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके प्रति है, इसमें मेरी नहीं चलेगी, आपकी डिमांड के अनुसार इस पे वीडियोस चलाई जाएंगी, ठीक है? सभी ऑथेंटिक रहेगी, सचिन सर के एकेडमी से रिलेटेड सब रहेंगी।
ठीक है, कोई फालतू का कंटेंट नहीं दिया जाएगा, सब ओरिजिनल मिलेगा आपको जिससे क्वालीफाई हो सकें। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फेक मार्केट में हैं, तो आप उनसे बचिए। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। आइए आगे चलते हैं 115 नंबर पे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे तभी तो फ्री कंटेंट का काम इस पे आगे चल पाएगा। अब जब आप कुछ आगे बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कैसे क्या होगा बताइए आप। तो आइए 15 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन निर्वाचित होते हैं और इसके साथ ही राज्य के विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। विधानमंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते बल्कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? राष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है, उसे नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? उसको सिंपल सी बात है, उसे नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीएजी कह रहा है कि 148 के तहत नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्य होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी केंद्र और राज्य सार्वजनिक वित्त का क्या करता है? सर्वोच्च संरक्षक होता है। यह संसद के प्रति जवाबदेह होता है और देश की वित्तीय व्यवस्था का भी क्या करता है? नियंत्रक होता है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष होता है। ठीक है, जो पहले हो उसी के अनुसार वो आगे उसका प्रोसेस होगा। जैसे कहने का मतलब अगर वो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, उसके बाद 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे तो नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जो 5 या 6 साल का होता है उसके बाद अगर उनका साल खत्म हो जाता है तो भी वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि ये 6 से लेकर के 65 वर्ष क्या दिया है। ये ओल्ड सिचुएशन है। ठीक है, ये ओल्ड सिचुएशन है और ये वर्तमान जो उनके लिए 5 या 6 वर्ष जो उनको दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। इसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1967 से 69 तक रहा था। वे शिक्षाविद और आधुनिक भारत के क्या है? प्रमुख दार्शनिक थे। 1920 में उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1963 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु होने से मतलब उनके काल में ही मतलब उनका कार्यकाल चल रहा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे राष्ट्रपति कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक, इसके आगे चलते हैं। राज्यसभा कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अधिकतम सदस्य 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि प्रत्येक 2/3 2 साल में क्या होते हैं? मतलब सेवानिवृत्त होते, मतलब रिटायर होते रहते हैं, फिर आते आते रहते, रिटायर होते हैं, आते रहते हैं, इसलिए वो भंग नहीं होती। ये अच्छा बनाया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो कि दोनों सदन, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी दोनों सदन ही एकदम से गायब हो। ठीक है, आइए लास्ट कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? 30 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। 19 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र अवसान और विघटन की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 85 के अनुसार के तहत संसद के सत्र बुलाने और सत्र अवसान विघटन की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी निर्धारित अवधि से पहले भंग कर सकता है, लेकिन लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से परामर्श यानी सलाह लेने की आवश्यकता होती है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का हिस्सा है।
120 नंबर चल रहा है, कह रहा है कि 120 नंबर कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। किसी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। ठीक है, इसे सदन में विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना बहुत जरूरी है। इसके प्रस्तुत होने पर 10 दिन के भीतर चर्चा करना होता है या कराना अनिवार्य होता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया था। अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज हम इस वीडियो में यहीं तक है और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 121 से। ठीक है दोस्तों, और जो ओनली प्रैक्टिस करके मैं चैनल बता रहा हूँ इस पे तो एमसीक्यू चल रहा है, उस पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलेगा। उस पर मैं बहुत जल्दी पॉलिटी का सेशन लेने वाला हूँ, थ्योरी से लेकर के एमसीक्यू तक। आप अगर एक मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप उस पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा या शुरू करने वाला हूँ, अगर वो पॉलिटी का क्लास आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बिहार टीचर का हो, ठीक है, उसमें कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जो भी उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद क्लास करने के बाद आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन उसमें फंसा था कि नहीं फंसा था। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो क्लास करिए, क्योंकि ये जो एकेडमी जो मैं चला रहा हूँ, जो आपके प्रति 2 चैनल खड़ा किया हूँ मैं, केवल आप लोगों के लिए, ना कि पेड कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर वो भाई बहन के पास फ्री ऑफ कंटेंट पहुंचे, जिसके पास पैसा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू चल रहा है, उसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों चलाए जाएंगे। ठीक है, आप एक बार पॉलिटी का क्लास वो कर लेंगे तो आपको यकीन मानिए कि आप कह ही नहीं सकते कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप एक बार उस क्लास को विजिट करिए। और मेरे दोस्तों, इस पे आप कमेंट जरूर करना कि कितने लोग उस चैनल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये केवीएस का खत्म हो जाए, उसके बाद मैं उसकी स्टार्टिंग कर दूँ। ठीक है, उस पर सीटेट का सीटेट उस पर चलाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम शायद फरवरी में आसपास है, फरवरी में होने वाला है। तो उससे पहले सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा, जैसे आपके वादे के मुताबिक इसमें पूरा कराया जा रहा है, उसमें भी पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना दोस्तों, क्योंकि उसमें भी 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसमें क्लासेस परमानेंट आने वाली हैं। एमसीक्यू प्लस थ्योरी सब कुछ उसमें मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेशन के साथ। 121 से हम शुरू करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।